दोस्तों, मैं पवन कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि किस सिद्धांत को किसने दिया है। तो एक तत्व देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व या एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिनेजी ने। किसने? अल्फ्रेड बिनेजी ने। नेक्स्ट है आपका द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत, अब जानते हैं स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक का सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ट ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत, ये ध्यान देंगे, त्रितत्व और त्रिआयामी और त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है स्टेनबर्ग ने। ये ध्यान देंगे आप, स्टेनबर्ग ने। नेक्स्ट है आपका बहुआयामी जो सिद्धांत है उसको दिया है गार्डनर जी ने। जी हाँ, बहुआयामी सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर जिसको बोलते हैं उन्होंने दिया है। बहुतत्व या बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ध्यान दें, क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया बर्ट या वर्मन ने। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखेंगे, प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया थॉमसन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन। तरल व ठोस का सिद्धांत आरबी कैटल्स ने दिया है। आरबी कैटल ने 16 पीएफ परीक्षण भी दिया है। आप ध्यान देंगे 16 पीएफ परीक्षण जो है आरबी कैटल जी ने दिया है, 16 पीएफ परीक्षण। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आश्चर्यजनक सिद्धांत। जी हाँ, आश्चर्यजनक सिद्धांत जो है बीएस ब्लूम, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के तहत पढ़ते हैं, आश्चर्यजनक का सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया है। समूह तत्व का सिद्धांत दिया है आपका थर्स्टन जी दिए हैं, थर्स्टन जी। नेक्स्ट है आपका का व खा का सिद्धांत हैब जी ने दिया है। और नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे जी ने। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा पूछा जाता है। जीन पियाजे जी का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। और इसके आगे है आपका बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात बोलिए, अब ध्यान रखिएगा, एक तत्व या एक कारक सिद्धांत जो होता है उसको बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इसे का सिद्धांत भी कहा, रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, आप आगे देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान दें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया। जीन पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में हम आगे देखते हैं। तो पियाजे ने बौद्धिक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं, इन्होंने कुछ अवस्थाएं दे रखी हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था है, बालक से रिलेटेड है, यहाँ ध्यान देंगे। इंद्रिय, पहला ये जो यहाँ पे दिया गया, पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। पहला इसमें है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसी को बोलते हैं संवेगी या संवेगी पेशी अवस्था बोलते हैं। और आपका दूसरा है यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान दें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसी को प्राक सक्रिय अवस्था बोलते हैं। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पे ध्यान दें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ दिया गया, या इसी को बोलते हैं वैचारिक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अब हम एक एक के बारे में सीरियल नंबर से स्टडी करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे उनकी विशेषता क्या होती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष, देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पहली पॉइंट इसमें नोट करें। दूसरा है, इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करने का सहायक तत्व अनुकरण को माना जाता है, यानी कि वो अपने सभी इंद्रियों को, सेंसरी मोटर को प्रयोग करके यहाँ पे जो है सीखता है। अगला है आपका इसी में तीसरी पॉइंट जो दे रखी है इसमें, इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों एवं संयोगों का विकास हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दें, मूल प्रवृत्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है और संवेगों का भी विकास होता है। जैसे मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जिसको मैकडूगल ने दे रखा, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडूगल जी ने बताया है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ दूसरा देखते हैं, उसमें दे रखा है कि यदि
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो इस अवस्था का कार्यक्रम 2 से 7 वर्ष तक चलता है। कितना? 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन काल, जिसको हम परिवर्तन काल कहते हैं। दूसरा है हमारा अंतः प्राज्ञा काल। मतलब यहाँ पे ध्यान दे थोड़ी सी बात को, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है 2 से 4 वर्ष तक होता है। इसे परिवर्तन काल तथा खोज की अवस्था कहा जाता है। इस काल में बच्चा क्या, क्यों आदि प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। जैसे कि जीन पियाजे जी ने कहा है, उनको एक परिभाषा है कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। ये आप ध्यान दें। दूसरा है अंतः प्राज्ञा काल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अवस्था होती है अंतः प्राज्ञा काल, ये चलती है 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष, ध्यान दें, 4 से 7 वर्ष की अवस्था यहाँ पे बताई गई है। इसमें आप ध्यान दें। आगे आपका इस अवस्था में व्यथा देखिए, यहाँ व्यथा जो दिया गया, बिना तर्क चिंतन किए किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है। मतलब उसको ये समझ में नहीं आता कि चिंतन कैसे करना है इसमें, और तर्क क्या करना, क्या लॉजिक लगाना, ये सब नहीं सोचता उसके बारे में, और डायरेक्टली बात को क्या कर लेता हो, किसी भी बात को स्वीकार, हाँ मैं कर लूँगा, ऐसा करता है वो, जिसको कहते हैं कि अहम केंद्रित भाषा। आगे है आपका तीसरी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान दें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे जो है दिया गया है। वैचारिक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष, कितना, 7 से 11 वर्ष चलती है। और इसी में दिया गया है, इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसी अवस्था में, मतलब अब बालक क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है कि सामने रखी हुई चीज़ों पे चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, और बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर सामने कोई वस्तु रखी गई है, गुलाब के फूल की सुगंध आ रही है, और बालक जो है कहीं से सोच रहा है, अपने इंद्रियों के द्वारा सोच रहा है कि ये महक कहाँ से आ रही है। यदि प्रत्यक्षीकरण कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है, पहले सूंघेगा फिर जाके उसको देखेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रत्यक्षीकरण करके उस पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि ये वही गुलाब का फूल है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे इसमें चौथा जो इनका अवस्था है वो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता हो जाए ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना, तर्क करना। यह औपचारिक क्रिया अवस्था इसको बोलते हैं। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बात हो गई और आपको वो दिख नहीं रही है, फिर भी आप उस पर तर्क चिंतन करना सीख गए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रिया अवस्था। इसमें क्या है, यह अवस्था 11 वर्ष के बाद की है। अब लड़का किस में, या बालक जो है वो किस में जा चुका है, लगभग किशोरावस्था के आसपास जा रहा है, बाल्यावस्था बोलते हैं, जिसको वया संधि भी काल भी कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त, देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है, अमूर्त सूक्ष्म चिंतन, छोटी छोटी बातों पे चिंतन करना सीख जाएगा, प्रारंभ हो जाता है। बालक शब्द, देखिए यहाँ पे शब्द और भाषा संकेतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जबकि बालक इस अवस्था में निष्कर्ष निकालना व निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है चौथी अवस्था में, कि बालक जो है शब्द, भाषा, संकेत, माध्यम, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और वो ही बालक अब उन्हीं सारी चीज़ों पे निष्कर्ष निकालना, तर्क करना सीख गया है, चिंतन करना सीख गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अब जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना सीख लिया है। सो आज हम इतना ही सीखेंगे। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का कौन डेफिनेशन किस वैज्ञानिक ने दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।